हमारे 3 केस हो चुके थे, अभी हम नया केस कर रहे हैं, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक लिख लो या फिर एडियाबैटिक लिख लो। अगर मैं बोल दूं आइडियल है तो इसका मतलब वो क्या है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन बी रिवर्स्ड। अरे समझे नहीं समझे, आप यहां से शास्त्री सर्किल तक गए और वापस आए, जब गए थे तो पेट्रोल जला था, अब वापस आ गए तो पेट्रोल बन गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन एनर्जी के केस में तो बोल सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन, अगर वर्क डन जीरो तो एनर्जी में कोई चेंजेस, तो एनर्जी तो उतनी की उतनी है। ऐसा आइडियली बोला जा सकता है, खाली किताबों में बोला जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल प्रोसेस होता ही नहीं है, रियल प्रोसेस होते हैं, रियल प्रोसेस अलग होते हैं। क्लियर है? अब देखो, आइडियली रिवर्सिबल है, इसका मतलब इसको आइसेंट्रोपिक भी बोला जाता है। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, इसके बारे में बात करते हैं, एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, एक ध्यान रखना, छोटी सी क्वांटिटी है एंट्रोपी। क्या होता है एंट्रोपी? एस से डिनोट करते हैं, और ये होता है अनअवेलेबिलिटी या फिर रैंडमनेस बोल सकते हो। ठीक है, अब अनअवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है? जो चीज अवेलेबल नहीं है, तो मतलब हम एस को ऐसे डिनोट करते हैं, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टेम्परेचर। आपकी अनअवेलेबिलिटी हमेशा बढ़ती रहेगी। ये कह रहे हैं ds ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ने का मीनिंग क्या होता है? दुनिया एक ना एक दिन अनअवेलेबल हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तुम भी मानते हो एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, तो उसका मीनिंग क्या है? एंट्रोपी पीक पे हो जाएगी, एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी, और एंट्रोपी एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम वैल्यू दे देगी। तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है, जब एंट्रोपी बढ़ रही है तो अनअवेलेबिलिटी भी बढ़ रही है। क्लियर हुआ? तो अनअवेलेबिलिटी से देखो, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी है। ds इज इक्वल टू क्या है? डी क्यू बाई टी। आपने बोल दिया सर ये एडियाबैटिक है, क्या है? एडियाबैटिक है, इसका मतलब डी क्यू क्या होना चाहिए? जीरो। तो इसका मीनिंग है कि सर ds बराबर जीरो होना चाहिए, तो s इक्वल टू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? अगर ये s की वैल्यू कांस्टेंट है तो s को बोलते हैं एंट्रोपी, और एंट्रोपी कांस्टेंट इसका मतलब आइसेंट्रोपिक। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम, क्लियर है? आइसोबैरिक मतलब प्रेशर सेम, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम सेम, आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी सेम। समझे नहीं समझे? तो मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसेंट्रोपिक। हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे। एंट्रोपी कांस्टेंट इसका मीनिंग क्या है? dq की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? जीरो करनी पड़ेगी। कुल मिला के बात यह है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग ये है कि सर dq की वैल्यू आप जीरो कर दो। अब हमें एक चीज पता है बेटा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि सर dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अरे होता ही नहीं होता। एडियाबैटिक के लिए इसको तो जीरो कर दो, फिर du को इधर ले आओ, तो क्या बन लेंगे? माइनस का du इज इक्वल टू dw। अरे सही बात है कि नहीं? तो अब हमें dq को डिफाइन करना ही नहीं है, सिर्फ वर्क डन को डिफाइन कर दो, और p और इसको dv को डिफाइन कर दो। क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं माइनस का du की वैल्यू क्या है? n cvdt लिख सकते हो। अरे सही बात है ना? और इसको क्या लिख सकते हो? pdv लिख सकते हो। अभी भी नहीं समझे? समझ गए? तो ये फाइनल आया हमारे पास में कि आप चाहे du निकालो चाहे dw निकालो, एक वैल्यू निकाल दी आपने, काम खत्म कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो हम निकाल के करते हैं इसको। ये हो गया तुम्हारा dw या du की वैल्यू। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इधर dv आ रहा है इधर dt आ रहा है, कैसे सॉल्व करोगे? cv को और क्या लिख सकते हो? देखो ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको तो हम वहां सॉल्व कर लेंगे। और क्या लिख सकते हो? n f बाई टू आर टी। ये भी तो क्या होता है? ये pdv हो जाएगा, इसको भी dw लिख सकते हो। भाई du को तो हमें लिखना आता है ncvdt होता है, यहाँ पे f बाई टू nrt होता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो du को तो हमने लिख दिया,
और डी डब्ल्यू को अब हम डिनोट करने वाले पी डीवी से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है? होता है। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। हमें पी को चेंज करना है ना, क्योंकि हमारे पास में डीवी है, तो पी को पड़ा रहने दो, तो एनआरटी बाई वी हो गया। अब इस वैल्यू को उठाओ और यहां पे पुट कर दो, इसमें या फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम यहां पे लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आया, माइनस का एन सीवी डी टी इज इक्वल टू पी डीवी, माइनस का एन सीवी डी टी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, पी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एन आर टी बाई वी डीवी। सही लिखा है नहीं लिखा बताओ? एन से एन निपट गया, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का सीवी और डी टी इक्वल टू आर और डीवी बाई वी। ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते? इसको आर को उठाते हैं, आर को इधर ले आते हैं और ये टी इधर आ जाएगा। अब ओके क्या बताओ? सीवी पड़ा अपनी जगह, आर नीचे आ गया, टी नीचे आ गया, आर टी नीचे आ गया, डी टी अपॉन टी हो गया, इधर डीवी अपॉन वी हो गया, इधर माइनस का साइन है। अब इंटीग्रेशन करते नहीं करते बताओ? इंटीग्रेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उस इंटीग्रेशन से पहले हमें एक बात पता है, सीवी और आर का एक रिलेशन होता है कि नहीं? सीवी और आर का एक रिलेशन होता है कि नहीं होता? वो देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है। हमें ये पता है सीवी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर होता है। अरे होता है नहीं होता? या फिर सीवी को आर और गामा की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? याद आया? देखो सीवी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर, पहला ये। दूसरा एफ गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 2 बाई एफ। तो हमने इसको कर दिया गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई एफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसको उल्टा कर देते हैं तो एफ बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई गामा माइनस 1। अरे क्लियर है कि नहीं है? अब हमने दोनों साइड आर की मल्टीप्लाई कर दी, एफ बाई टू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई गामा माइनस 1। और इसकी वैल्यू क्या होती है, सीवी होती है, तो सीवी की वैल्यू आर बाई गामा माइनस 1 होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमने प्रूफ कर रखा है। क्लियर है? इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट ये लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो सीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीवी इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस 1। डन है क्या? और ये कैसे आया अभी अभी बता दिया मैंने, इसको छोड़ो, ये कर रखा है। क्लियर है? सीवी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो तो सीवी बाई आर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये 1 माइनस गामा नहीं हो जाएगा? चेक करो, ये तो लिख दिया आपने। और अगर आप ये लिखना चाह रहे हो कि माइनस सीवी बाई आर लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब बताओ ओके है कि नहीं? अब इसको उठाओ यहां पे रख दो, तो बना क्या हमारे पास में, 1 अपॉन 1 माइनस गामा डी टी बाई टी इज इक्वल टू डीवी बाई वी। क्लियर और नॉट? अब इंटीग्रेशन यहां कर दो। क्यों? क्योंकि ये 1 बाई गामा तो कांस्टेंट हो गया। नहीं समझे? समझ गए? पक्की बात है। अब इनका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, टी इनिशियल से टी फाइनल और वी इनिशियल से। बट सर हमें टी इनिशियल ही नहीं पता, टी फाइनल भी नहीं पता। चलो टी इनिशियल पता है, टी फाइनल पता है, तो वी इनिशियल नहीं पता, वी फाइनल नहीं पता। हमें पता है क्या कि इस टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम है, हमें पता है क्या इस टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम है। अगर हमें पता चल जाता कि इस टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम है, इस टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम है, तो हम क्या कर देते, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर देते, तो हमें पता चल जाता कि ये एक्सपांशन है कि कंप्रेशन है। हमें तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पता है क्या बाउंड्री कंडीशन पता है क्या, नहीं पता, तो फिर इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं लगाएंगे। जब इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं लगती है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, इंडेफिनेट। याद है हम ये करते थे, वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो उसको इंटीग्रेट करते थे, क्या आता था, जैसे y को एक्स स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन y dx करो, तो आप क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सी आता था, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये क्या था, एक कांस्टेंट था। क्यों था, क्योंकि ये इनडेफिनेट है, हमें लिमिट नहीं पता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे भी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो कांस्टेंट हमारी बाउंड्री कंडीशंस पे डिपेंड करेगा।
क्लियर और नॉट? हम निकालना चाह रहे हैं टी और वी में डायरेक्ट रिलेशन बता दो बस। अगर डायरेक्ट रिलेशन पता चल गया तो हमारा काम हो गया। इजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलो पहले यहां तक नोट करो और मैं यहां पे लिख देता हूं, देयर इज नो बाउंड्री कंडीशन दैट्स व्हाई वी यूज indefinite इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या कर देंगे, 1/1 माइनस गामा इंटीग्रेशन dt बाई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन dv बाई v। क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो 1/1 माइनस गामा पड़ा है, log t बन गया इक्वल टू log v बन गया, प्लस कोई कांस्टेंट c आ गया। ये बनेगा नहीं बनेगा? ये बन गया। अब इसके ऊपर देखो इक्वेशन, इसके ऊपर हम बात करते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। तो जगह ही नहीं है, पहले फटाफट नोट करो इसको कंप्लीट। अब यहाँ आते हैं, ये हटा रहा हूँ। गौर से समझना क्या लिखा है हमने लास्ट में, 1/1 माइनस गामा इंटू लॉग टी इक्वल टू लॉग वी प्लस कोई कांस्टेंट, ऐसा कुछ है यार। हम इसको v को इधर ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, log। चलो इसको उधर भेज देते हैं, देखना गौर से एक बार। मैंने ये लिख दिया log t इज इक्वल टू 1 माइनस गामा log v प्लस कोई कांस्टेंट। सही है कि नहीं है? अब आप ये बोलोगे सर 1 माइनस गामा इधर से हटा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस गामा, गामा इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर गामा कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके क्या बना, नया कांस्टेंट बन गया। समझे नहीं समझे? अभी तक मान लो कि कुछ लॉग ये करके +2 आ रहा था, अब 2 की जगह 3 आ रहा है तो 2 भी कांस्टेंट 3 भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से क्या फर्क पड़ जाएगा? समझ गए नहीं समझ गए? इसलिए हमने इसको कांस्टेंट लिख दिया। अब लॉग वाली क्वांटिटी है तो ये बन जाएगा log t इक्वल टू log v की पावर 1 माइनस गामा। आगे होता है तो वो पावर चला जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है तो, प्लस कांस्टेंट। अगर मैं इसको इस साइड में ले आऊं तो क्या बन जाएगा, log t माइनस log v 1 माइनस गामा। सही बात है कि नहीं? इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? माइनस होता है तो पावर बन जाती है, वही है ना, आगे है तो वो पावर बन जाएगा। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, log t प्लस log v 1 माइनस गामा की जगह गामा -1 लिखने चलेगा क्या? क्लियर है? इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। log a प्लस log b, log a b होता है तो हमने ये लिख दिया log t इंटू v की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब log हटाओगे, अब देखो गौर से, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, कि log कांस्टेंट भी तो हो सकता है। कांस्टेंट का log ले लोगे तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा? यहाँ पे पहले गामा -1 था, अच्छा यहाँ पे -1 माइनस गामा हो जाएगा। क्लियर है? पहले क्या, ओ सॉरी, 1 माइनस गामा था, अब नेगेटिव कर दिया तो पहले इसमें सही था, नीचे वाले में गलत है ना। गामा -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गामा -1 हो जाएगा। डन है यहाँ तक? ओके ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो टी डॉट वी पावर गामा -1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, क्लियर और नॉट? तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, गौर से देखना, T1 अपॉन T2 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको उधर भेज दो, भेज सकते नहीं भेज सकते? देखो ऐसे कर लो, T1 V1
पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। कर सकते हैं नहीं कर सकते, अब बताओ। कांस्टेंट है ना, इसका मीनिंग ये हो गया। तो यहां से क्या आया, T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 पावर गामा -1। एक रिलेशन ही आया कि नहीं? V1 क्या हो गया, T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम, ऊपर पावर क्या आ गई, गामा -1। क्लियर और नॉट? तो एक रिलेशन तो ये आ गया भाई, ठीक है, इसको हम बोल देंगे रिलेशन 1। क्लियर है? अगर मैं T और V को कंपेयर करके एक नया रिलेशन स्टेबलाइज करूं तो क्या होगा, T डॉट V पावर गामा -1 इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अब आप यूज करो PV इज इक्वल टू nRT। कर सकते नहीं कर सकते? अब एक बात बताओ, क्या ये लिखा जा सकता है, गौर से समझना मेरी बात, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर PV बाई T इक्वल टू कांस्टेंट, होता है नहीं होता? ये तो रिलेशन है हमारा फर्स्ट, PV बाई T इक्वल टू कांस्टेंट। गिवन गैस के लिए NR कांस्टेंट होगा नहीं होगा, लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से ही ये चीज लिखनी शुरू कर दूं कि T डॉट V गामा -1 इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, तो ये किसके इक्वल हो सकता है, यही कांस्टेंट की वैल्यू। अगर यहां से V की वैल्यू निकालना चाहो या T की वैल्यू निकालना चाहो, तो T को क्या लिख सकते हो, T को लिखा जाता है PV बाई कांस्टेंट इंटू V की पावर गामा -1। देखो T की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, T को उधर ले जाओ, कांस्टेंट को नीचे ले आओ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो PV बाई कांस्टेंट इंटू V की पावर गामा -1 इक्वल टू, ये भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बना, देखो P V की पावर 1 V की पावर गामा -1, तो P V की पावर गामा -1 की जगह अब गामा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे ये 1 है और ये -1 है, तो मिलके 0 हो गया, ये हो गया इक्वल टू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर, वो भी एक टाइप का क्या है, कांस्टेंट। नहीं समझे? समझ गए? तो ये आ गया तुम्हारा रिलेशन 2। अरे क्लियर है क्या? अब आपने यहां पे V को चेंज कर दिया, किसमें, P में चेंज कर दिया। क्लियर? गौर से देखो, V को क्या लिख सकते हो, रिलेशन 1 लिखा, अब V को चेंज करो, देखो T और V आ गया, P और V आ गया, बचा कौन, P और T रिलेशन बचा। क्लियर है? तो P और T निकालने के लिए हमने यहां पे P V को चेंज कर दिया, V की वैल्यू निकालते हैं, P पड़ा है, V की जगह पे क्या लिख सकते हो, V की जगह पे T इंटू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय T, इधर आ गया कॉन्स्टेंट आ गया, P अपॉन में आ जाएगा P, इधर क्या बन जाएगा, पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको सॉल्व करते हैं, P इंटू T की पावर गामा इंटू कॉन्स्टेंट तो हटा दो, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है उधर हो गया, अपॉन क्या बन जाएगा, P की पावर गामा। इसको सॉल्व किया तो क्या बना, P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर और नॉट? देखो गौर से, वापस से समझो आराम से, ये रिलेशन स्टेबलाइज हो गया, ओके, यहां तक सबको ओके, आई गेस किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ये रिलेशन किसके बीच में है, टी और वी के बीच में। हमें पी और वी दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, वो भी एक रिलेशन चाहिए, तो हमने निकाल लिया पीवी का एक रिलेशन निकाल लिया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है सर, एनआर मतलब गिवन गैस होगी, कितनी गैस दे रखी है वो हमें गिवन गैस होगी, कांस्टेंट हो गया, अगर ये कांस्टेंट है तो पीवी बाई टी कांस्टेंट हो गया। अब हमने क्या किया, टी को रिप्लेस कर दिया, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीवी अपॉन कांस्टेंट आ गया, तो हमने यहां पे टी की जगह पे क्या लिख दिया, पीवी अपॉन कांस्टेंट लिख दिया। ये कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट स्क्वायर हो गया, तो कांस्टेंट स्क्वायर भी एक टाइप का स्क्वायर है, हमने इसको कांस्टेंट ही लिख दिया। पी पड़ा है, वी की पावर कितनी है, देखो गामा -1 और इधर है वी की वैल्यू 1, तो दोनों अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो गई तो 1 और 1 क्या हो गए, 0 हो गए, तो पावर कितनी बच गई, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम अगर ये लिख देते ना कि सर पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या हो गया सर, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। समझ गए नहीं समझ गए? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर?
अब हमें चाहिए, तुमने बोला कि सर टी और वी में रिलेशन आ गया, पी और वी में रिलेशन आ गया, तो आप एक पी और टी में रिलेशन और स्टेबलाइज कर लो, तो टी और पी में रिलेशन ये आ गया। समझे नहीं समझे? अब यहां से हम ये बोल सकते हैं, देखो गौर से, P1 T1 की पावर ये इक्वल टू P2 T2 की पावर ये। क्लियर है? यहां से वैल्यू निकालते हैं, T2 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1। T2 अपॉन T1 की पावर कितनी है, गामा, और इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस गामा। तो इधर मैं ये पावर हटा दूं तो इधर क्या पावर आ जाएगी, अपॉन गामा आ जाएगी। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक रिलेशन ये आ गया। क्लियर है? अब जब ये रिलेशन आ रखा है, एक रिलेशन ये आ रखा है, T2 बाई T1 इसके बराबर है, T2 बाई T1 इसके बराबर है, तो कंबाइंड रिलेशन ये फर्स्ट बना देते हैं, ये सेकंड बना देते हैं। तो बाई 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। डन है कि नहीं है? इजी हो गया? फटाफट नोट कर लो। और ये रिलेशन है। अब ये फाइनल रिलेशन आ गया। इसकी जगह पे अगर हम ये लिख दें कि गामा होता क्या है, सर सीपी बाई सीवी होता है, ये हमें पता है। अब बताओ गामा मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए कितनी, 3 है, तो 1 प्लस 2 बाई 3 1.66। क्लियर है? गामा फॉर डाई एटॉमिक गैस 1.4, गामा फॉर ट्राई एटॉमिक गैस 1.33। याद आया नहीं है? तो गामा की वैल्यू तो आपने जैसे ही बोला सर ये गैस है, ठीक है, तो गामा की वैल्यू आपको पता है, नहीं समझे? समझ गए? गामा की वैल्यू पता है। अगर उसने बोल दिया कि मैं इस टेम्परेचर से लेके इस टेम्परेचर तक लेके जा रहा हूं एडियाबेटिकली, और मेरा इनिशियल प्रेशर इतना है, तो बताओ मेरा फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा। तो T2 दे रखा है, T1 दे रखा है, P1 दे रखा है, गामा हमें पता है, तो P2 निकल जाएगा। निकल सकता है, नहीं निकल सकता? तो हमने जो इंटीग्रेशन किया था, इनडेफिनेट किया था, इसी वजह से किया था, क्योंकि अगर आपको बाउंड्री कंडीशन अलग अलग दे रखी है तो हर केस में लगे, इसलिए ऐसा एक जनरल केस निकालना, तो हमने जनरल केस निकाल लिया। क्लियर और नॉट? तो हमेशा ध्यान रखना ये वैल्यू होगी। और आप एडियाबेटिक के लिए क्या बोलते हो, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब डीक्यू की वैल्यू 0। और क्या बोल सकते हो, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज आल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये अभी अभी किया है हमने, देखो। अगर ये होता है तो इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है। डन है? अब नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट करते हैं इधर। देखो एक चीज लिख लेते हैं यहां से, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 4 था ना अपना, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए dq की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है, ये 0 कर दिया, तो माइनस du इज इक्वल टू dw। पहला केस ये, dw की वैल्यू निकालिए तो माइनस n cv dt निकाल लो, आंसर ही आ गया, पहला केस। डन है? सेकंड रिलेशन क्या आता है, रिलेशन ये आता है कि सर पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? दूसरा रिलेशन क्या आता है, v की पावर इधर कर देते हैं, t डॉट v की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। और लास्ट रिलेशन क्या आता है, t की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक ये रिलेशन आता है। और अगर 1-2 की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, वो लास्ट में लिखा हुआ, T2 बाई T1 P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। क्लियर है? ये फाइनल रिलेशन आता है। ठीक है? तो ये रिलेशन है किसके, एडियाबेटिक प्रोसेस के। अब सिमिलरली
अगर हम चले नेक्स्ट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की तरफ, अभी देखो नेक्स्ट फिफ्थ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब क्या है सर? डीक्यू की वैल्यू अब जीरो नहीं कर सकते। अगर आपने डीक्यू की वैल्यू जीरो नहीं करी, डीयू की वैल्यू आपको पता है एनसीवीडीटी होती है, डी डब्ल्यू भी आपको नहीं पता, ठीक है? तो ये अननोन हो गया, ये अननोन हो गया, समझे नहीं समझे? दोनों अननोन हो गए, तो ये इसको हम जनरल प्रोसेस बोल सकते नहीं बोल सकते? इसको हमने बोल दिया जनरल प्रोसेस। तो हम क्या बोलेंगे? गामा एक एडियाबेटिक कांस्टेंट है, गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट या इंडेक्स है, जिसको हम सीपी बाई सीवी बोलते हैं। ये हर एक गैस के लिए फिक्स होता है। अगर किसी गैस के लिए ये वाली वैल्यू सेम नहीं हो तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है किससे? कोई जनरल टर्म, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम एन से, ठीक है? एन क्या हो जाएगा? एन को लिख देंगे हम पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। एन को क्या लिख देंगे? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अब गौर से सुनना, अगर गामा की जगह पे एन लिख दो तो ये प्रोसेस कौन सा बन जाता है? पॉलीट्रॉपिक बन जाता है। तो इस पॉलीट्रॉपिक को हम डिफाइन करते हैं पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एन आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्लियर है? ये सेम रिलेशन हो जाएंगे। मैं एक रिलेशन ये लिख देता हूं, एक रिलेशन ये T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 पावर n माइनस वन अपॉन n। सही लिखा है नहीं लिखा? ठीक है। इक्वल टू V1 बाई V2 पावर n माइनस वन। अगर ये आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक इंडेक्स की जगह पे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एक जनरल प्रोसेस है। गामा को हटा के क्या लिख दो? एन लिख दो। क्लियर हुआ? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं, एन नंबर ऑफ मोल नहीं है, एन क्या है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस इस रिलेशन को ऐसे ध्यान में रख लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को लेते हैं और हमारे जो चार बेसिक प्रोसेस थे, कौन कौन से? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और आइसेंट्रोपिक, चार प्रोसेस थे। तो इस जनरल प्रोसेस से अगर हम वो प्रोसेस बनाए तो क्या क्या हो सकता है? गौर से देख लो। अगर इस जनरल प्रोसेस में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, अगर इस जनरल प्रोसेस में मैंने बोल दिया n इज इक्वल टू 1 हो गया, क्या हो गया? n इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा? pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं समझे? और pv इज इक्वल टू होता क्या है? nRT। इसका मतलब आप बोलना क्या चाहते हो? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? n की वैल्यू गामा है तो कौन सा प्रोसेस हो गया? एडियाबेटिक। समझे नहीं समझे? बस इस तरीके से करेंगे। हो सकता है नहीं हो सकता? अब n की वैल्यू डिफाइन करो और प्रोसेस डिफाइन करो, खत्म हो गया मामला। अब ये नोट कर लो फाइनल। क्लियर है? ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब बचा क्या है? अब हमने 5 टाइप के प्रोसेस पढ़े। कितने टाइप के? 5 टाइप के। इन 5 के 5 को हम समराइज एक टेबल में रख लेते हैं और उस टेबल को याद कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा प्रोसेस कैसे आया ये हम डिफाइन करेंगे। क्लियर है? फटाफट नोट करो फिर स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं स्लोप ऑफ पीवी कर्व। सबसे पहला देखो, पी और वी कर्व होता है तो इसकी जो स्लोप बनेगी, ठीक है, इसकी अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप होती क्या है? जनरली dy बाई डी एक्स होती है। समझे नहीं समझे? स्लोप क्या होती है? dy बाई डी एक्स। तो y एक्सिस पे कौन है? p है। और x एक्सिस पे कौन है? तो dp बाई dv निकालना हमारा एम होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? तो पहला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस,
हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात करते हैं आइसोकोरिक की। आइसोबैरिक लेते हैं फर्स्ट, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, जितने भी प्रोसेस है, जितने भी जनरल प्रोसेस कौन सा है, पॉलीट्रॉपिक है, पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट करना है अपने को। ठीक है, ये जनरल प्रोसेस है सबके लिए। अब इस जनरल प्रोसेस में कैसे कैसे चेंजेस करके हम उनको स्पेसिफिक प्रोसेस बनाते हैं, गौर से देखना। आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसका मतलब प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, सही बात है कि नहीं। अब पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट है, क्लियर और नॉट। अगर मैं ये बोल दूं इफ एन इज इक्वल टू 0, अगर एन की वैल्यू कितनी होगी 0, तो क्या हो जाएगा, पीवी की पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोबैरिक आ गया कि नहीं आ गया। किसी की भी पावर 0 1 होता है कि नहीं, तो प्रेशर कांस्टेंट आया कि नहीं है। तो हमें n को क्या करना पड़ा, 0 करना पड़ा। ध्यान रखना, इफ n इज इक्वल टू 0 देन P इज इक्वल टू, करेक्ट और नॉट। अगर P कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आएगा, P और V का ग्राफ कैसा आएगा, प्रेशर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो dp की वैल्यू कितनी 0, तो फिर इसकी स्लोप कितनी होगी 0, क्योंकि स्लोप क्या होगा dp बाई dv, dp की वैल्यू कितनी होगी 0। डन है कि नहीं है, सही बात है। अगला प्रोसेस करते हैं, दूसरा प्रोसेस, क्या नाम है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं, मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब डीवी की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 0 हो जानी चाहिए, सही बात है कि नहीं है। गौर से समझना इसको, मैंने लिखा पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर। तो v इज पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय p। तो v की पावर v इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय p की पावर 1 बाई n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां तक ओके है सबको। अगर मैंने लिख दिया इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n को क्या रख दे इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 1 मतलब कोई कांस्टेंट आ गया। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट रख दी तो यहां से आया v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक बनाने के लिए n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी इनफाइनाइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं p v इज इक्वल टू, है ना, चलो उस पर बात करते हैं। v कांस्टेंट हो गया तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व कितना होता है, स्लोप ऑफ पीवी कर्व इज dp बाई dv, ये होती है तुम्हारी स्लोप। अगर dv 0 है तो ये dp अपॉन 0 आ जाएगा, तो स्लोप कितनी आ गई इनफाइनाइट। समझे नहीं समझे। तो अगर हम यहां पे ग्राफ बनाए, ये हो गया तुम्हारा p, ये हो गया तुम्हारा v, समझे। अगर इस टाइप का ग्राफ बनेगा तो v कैसे आएगा, या तो ऊपर जाता हुआ या फिर नीचे आता हुआ। तो स्लोप कितनी होगी इसकी इनफाइनाइट। अरे स्लोप tan थीटा से निकालते हैं, थीटा कहां से मेजर करते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सर घूमे ही नहीं हम तो 0। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना घूमे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना घूमे -90, नहीं समझे। तो 90 डिग्री आएगा तभी तो इनफाइनाइट आएगा। 10 90 कितना होता है, समझ गए नहीं समझ गए। इस तरीके से हमने कर दिया तो स्लोप कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। वैसे ही अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस बनाना चाहें, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब पीवी इज इक्वल टू, पीवी की वैल्यू, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो पीवी कांस्टेंट हो जाएगा, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है तो टी कांस्टेंट हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 1, तो आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा। क्लियर है, पहले ये दो नोट करो, फिर दो और करते हैं ग्राफ। कौन कौन से आएंगे, आइसोथर्मल फिर एडियाबेटिक, दोनों करते हैं ग्राफ। बनाओ पहले फटाफट इसको। ये हो गया स्लोप ऑफ पीवी कर्व के लिए, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। अब बात करते हैं हम आइसोथर्मल के लिए, थर्ड प्रोसेस।
आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सही बात है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और हमारा जनरल प्रोसेस कहता है पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन दोनों से क्या प्रूफ हो रहा है, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर और नॉट? अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आया, इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होना चाहिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। अरे क्लियर है क्या? या फिर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, तो हाइपरबोला बनेगा नहीं बनेगा? हाइपरबोला बनना चाहिए। क्लियर है? कौन से ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। अब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशिएशन करो, पीवी का डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया, जैसे ही कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया क्या होता है, 0 होता है। क्लियर और नॉट? ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो। क्या प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस। एक्सपांशन होगा गैस का या फिर क्या होगा वो देखना पड़ेगा। अब ये भी डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है। इट मींस मैं क्या बोलूंगा, यू डॉट वी मेथड है कि नहीं है, u कांस्टेंट v डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u डिफरेंशिएशन। तो u कांस्टेंट v डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u डिफरेंशिएशन, करेक्ट और नॉट? इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, इसको उधर भेज दो तो क्या बन गया, v dp इज इक्वल टू माइनस का p dv, करेक्ट और नॉट? यहां से dp बाय dv की वैल्यू निकालो, माइनस p पड़ा है यहां पे और ये v नीचे आ जाएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे, स्लोप ऑफ पीवी कर्व इज माइनस का p बाई, समझ गए नहीं समझ गए? स्लोप ऑफ पीवी कर्व निकाल ली और n की वैल्यू 1 हो गया। और ग्राफ कैसा बनेगा पीवी का, हाइपरबोला बनेगा। तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा, p इस साइड में है, v इस साइड में, ग्राफ ऐसा बनेगा, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v। हाइपरबोला बना कि नहीं बना? ठीक है सर। अगला प्रोसेस आते हैं, कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है? एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर और देख लेते हैं। फोर्थ, एडियाबैटिक सिस्टम, मतलब dq की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसके अंदर हम लिखते कैसा ग्राफ है, pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है हमारा एडियाबैटिक। और pv की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जनरल प्रोसेस, या इसको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक। तो हिसाब से अगर n की वैल्यू गामा हो जाती है, अगर n की वैल्यू गामा हो जाती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। नहीं समझे? समझ गए? n की वैल्यू गामा हो जाती है तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर और नॉट? बात आती है पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो हमें इसको ये तो पता है, और स्लोप ऑफ पीवी कर्व निकालनी है तो डीपी बाई डीवी निकालना पड़ेगा। सेम यही वाला प्रोसेस कर दूं, यहाँ पे पीवी की पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट था, यहाँ पे हम इसको और कर देते हैं। तो देखना, गौर से देखना, यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कांस्टेंट, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ये u डॉट v में जाएगा तो u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, मतलब v कांस्टेंट ये, u का डिफरेंशिएशन dp इज इक्वल टू, सही बात है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आएगा, पावर आगे आ जाती है, जितनी पावर दे रखी है उतनी 1 माइनस हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी, पावर आगे आ गई
v की पावर गामा -1 हो गया, अंदर कौन बचा v, इसका डिफरेंशिएशन dv। नहीं समझे? p तो अपनी जगह बैठा है, v की पावर गामा, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे आ गई, v की पावर एक माइनस हो जाएगी और अंदर घुसे v का डिफरेंशिएशन dv होता है। अब ओके है नहीं ओके? और प्लस इधर क्या बन जाएगा, v की पावर गामा dp इज इक्वल टू 0। इसको यहीं पड़े रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। v की पावर गामा dp इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, गामा, सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा, उधर जाएगा, गामा p v की पावर गामा -1 इंटू dv। सही बात है कि नहीं है? dv को इधर ले आओ तो क्या बना, dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस का गामा p, देखो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, v की पावर गामा बाई v, और इधर v की पावर गामा। सही लिखा है? ये तो अपनी जगह बैठा है, dv को नीचे लिया है, इसको कैसे लिखा, v की पावर गामा -1, तो v की पावर गामा तो बन गया, -1 तो अपॉन में आ जाएगा। नहीं समझे? क्लियर है? अब देखो v की पावर गामा और v की पावर गामा कैंसिल हो गए, क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, यहाँ पे dp अपॉन dv की वैल्यू क्या होगी, माइनस का गामा p बाई डन है कि नहीं है? इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ये होगी स्लोप ऑफ पीवी कर्व। अब ये कह रहा है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v की पावर गामा, तो हाइपरबोला बनेगा नहीं बनेगा? तो इधर भी p बनेगा, इधर v बनेगा, तो ये भी हाइपरबोलिक ही बनेगा, लेकिन इसकी पावर में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको नाम क्या बोलोगे, ये ग्राफ कौन सा है, हाइपरबोलिक कर्व। करेक्ट और नॉट? तो ये बन गया तुम्हारा आइसोथर्मल, ये हो गया एडियाबैटिक। अगर मैं v की जगह n लिख दूं तो ये कौन सा बन जाएगा, हाइपरबोलिक ही बनेगा, लेकिन पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। क्लियर है? तो एडियाबैटिक कर लिया, अब पॉलीटॉपिक करने की नीड नहीं है। क्लियर है? जहां गामा है वहां पे रिप्लेस कर दो n को। क्लियर है? इसको नोट कर लो। अब समराइज फॉर्म में लिखते हैं इसको। आओ आगे, अब इन सबका कंबाइंड ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ कौन सा होगा, पीवी ग्राफ होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? फिर उसके बाद में टेबुलर फॉर्म में आएंगे। देखो गौर से, हमने एक ग्राफ बनाया, इधर मान लेते P, इधर मान लेते V। इस साइड में वॉल्यूम है और इस साइड में ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। जिंदा हो? ये ओरिजिन है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो हमें अब आइसोबैरिक ग्राफ बनाना है और हमें आइसोकोरिक ग्राफ बनाना है, तो आप लोग बताओ, यहां से स्टार्ट करना है आपने। फर्स्ट प्रोसेस बनाया, फर्स्ट प्रोसेस, सबसे पहला ग्राफ आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में पीवी ग्राफ की स्लोप क्या आती है, पीवी ग्राफ की स्लोप कितनी आती है, 0। तो आप यहां से यहां जा रहे हो, अगर इस साइड में जा रहे हो तो आप इसको क्या बोलोगे, P इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलोगे नहीं बोलोगे? अगर इधर जा रहे हो तो इस साइड में जा रहे हो तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम इनिशियल ये था, फाइनल इस साइड में जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है, एक्सपांशन है कि कंप्रेशन है? तो इसको आप क्या बोलोगे, आइसोबैरिक एक्सपांशन। नहीं समझे? तो इसका नाम हो जाएगा, नाम देते हैं इसको 1, आइसोबैरिक एक्सपांशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइसोबैरिक के लिए n की वैल्यू कितनी है, 0, तो n की वैल्यू 0। ठीक है? अब इस साइड में आए तो ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोकोरिक होगा कि नहीं होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस है, एक्सपांशन है कि कंप्रेशन है?
सर कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझे नहीं समझे? तो यहां पे n की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? n यहां पे 0 और यहां पे इनफाइनाइट, तो n यहां से यहां आएगा तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यहां पे n की वैल्यू 0 है और यहां पे n की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। तो हम यही तो बोलेंगे, आप अगर इस साइड से इस साइड में आ रहे हो तो n क्या है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्या है? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। अगर इस साइड में आ रहे हो, यूं आ रहे हो, तो n की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्लियर है? अब सबसे पहला ग्राफ, ये तो बना दिया आइसोबैरिक, ये बना दिया आइसोकोरिक। और कौन कौन से होते हैं? आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक, फिर तीसरा पॉलीट्रॉपिक। तीनों हाइपरबोलिक आते नहीं आते? तो मैं ऐसे बना दूं हाइपरबोलिक, 1 2 और 3, 3 बनाए। वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? देखो वॉल्यूम इस साइड में गए ना, यहां पे वॉल्यूम इतना था, यहां पहुंचे वॉल्यूम इतना है, बढ़ा कि कम हुआ? एक्सपांशन ही है। यहां से वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये से भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे पी और वी के ग्राफ में, इट मींस हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ किसका है? एक्सपांशन प्रोसेस के लिए। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं n की वैल्यू 0 है, से इनफाइनाइट आ रहा है, सबसे बड़ा कौन? n इज इक्वल टू 1। उससे बड़ा कौन? n इज इक्वल टू गामा। क्योंकि गामा की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस 2/f होती है। ये तो 1 से बड़ा आएगा ना, तो 1 से बड़ा यहां पे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, क्योंकि इस साइड में n बढ़ रहा है। देखो n 0, फिर n 1, फिर n 1 प्लस समथिंग, फिर n और बड़ा आ जाएगा। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। क्लियर हुआ? इस साइड में बढ़ रहा है, तो बताओ n की वैल्यू 1, तो कौन सा प्रोसेस? वेरी गुड, आइसो। क्या मैं इसको आइसोथर्मल एक्सपांशन बोल सकता हूं? ये कौन सा प्रोसेस? तो नाम क्या आएगा? एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्लियर है? ये कौन सा है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीट्रॉपिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किस तरीके से ग्राफ आएंगे पता चला? ठीक है, अब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, n की वैल्यू गामा से तो बड़ी होती है, लेकिन 1 से, n की वैल्यू गामा से बड़ी होती है और 1 से भी बड़ी होती है। गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, n से छोटी होती है। कुछ भी बोलते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन है यहां तक? अगर आपने इस साइड में घुसे तो ये क्या हो रहा है? एक्सपांशन कर्व बन रहा है, तो इसकी मिरर इमेज किधर बनेगी? कंप्रेशन में। नहीं समझे? अगर आप इस साइड में जा रहे हो तब कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे वो देखते हैं, 1 मिनट। ठीक है, गौर से समझना। अगर ऐसे बोल दिया गया कि आप इस साइड में ऊपर जा रहे हो, तो आपने ये वाला प्रोसेस कौन सा किया? v इज इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं है? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो यहां पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। अरे 0 कैसे आएगी? इनफाइनाइट आएगी ना, n की वैल्यू इनफाइनाइट। और अगर इस साइड में आ रहे हो तो n की वैल्यू 0। और ये क्या है? प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप इसका नाम क्या दोगे? आइसोबैरिक एक्सपांशन। उधर है, इस साइड में इनिशियल वॉल्यूम ये, फाइनल ये। वॉल्यूम कम हुआ कि ज्यादा हुआ? अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे? कंप्रेशन। नहीं समझे? अब यहां पे n है और यहां पे 1 है, तो अगर आप इस साइड में जाओगे तो n वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे यहां से इधर आए थे तो n की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, तो यहां से n की वैल्यू इधर इंक्रीज करेगी। करेगी नहीं करेगी? ठीक है, ये हो गया आइसोकोरिक एक्सपांशन की कंप्रेशन। सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, काय का कंप्रेशन, काय का एक्सपांशन, क्या कर रहे हो? ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। नहीं समझे? चलो यहां से एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे और एक ग्राफ ऐसे, हाइपरबोलिक है। अब बताओ इस साइड में जा रहे हैं तो सबसे पहले कौन आएगा? n इक्वल टू 1 गामा की n इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू, फिर n इक्वल टू,
ये कौन सा है? आइसोथर्मल। और ये एडियाबेटिक। और ये पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक क्या? कंप्रेशन। एडियाबेटिक क्या? ये कंप्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक कंबाइंड ग्राफ है पूरा। समझ में आया? अब एक बात सोचो, हमने शायद ये पढ़ा था कि ये P है और इस साइड में V है। अगर ये ग्राफ आता है तो इसके नीचे जो एरिया बन रहा है वो वर्क डन को डिफाइन करेगा। PdV वर्क डन होता है कि नहीं होता? उसका एरिया वर्क डन को डिफाइन करेगा। अब बताओ, एरिया ज्यादा घेर कौन रहा है? एरिया पॉलीट्रॉपिक कितना एरिया घेर रहा है? देखो, पॉलीट्रॉपिक है वो इतना एरिया घेर रहा है। समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ? और एडियाबेटिक ज्यादा एरिया घेर रहा है कि कम? आइसोथर्मल और ज्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप एक बात बताओ, पॉलीट्रॉपिक तो क्या होता है? जनरल प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक क्या है? तो इसने कम वर्क डन दिया ना हमें। एक्सपांशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। तो एक्सपांशन हो रहा है, वी फाइनल हो रहा है, तो वर्क डन बढ़ेगा। पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम वर्क करके दे रहा है। सिस्टम वर्क करके दे रहा है, इट मींस वर्क डन पॉजिटिव है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एरिया निकाला एक्सपांशन प्रोसेस में, तो ये वर्क डन मिला हमें, तो सिस्टम ने काम करके दिया। हम सिस्टम से ज्यादा काम करवाना चाहते हैं, कम काम करवाना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं ना हमें आउटपुट ज्यादा मिले। सिंपल सी बात है। तो बताओ, आप पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन करना पसंद करोगे या एडियाबेटिक एक्सपांशन या फिर आइसोथर्मल एक्सपांशन? आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो क्या आप ये यहां पे लिख सकते हो कि इन एक्सपांशन वर्क आउटपुट ऑर्डर क्या रहेगा? वर्क डन बाय आइसोथर्मल is greater than work done by adiabatic, then work done by polytropic। समझे नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? ये ऑर्डर होना चाहिए। डन है? अब ये फाइनल ग्राफ था, इसको नोट कर।